हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के एग्ज़ाम से पहले हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम से हटते नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स आज वो क्वेश्चन की तैयारी करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में रखे हुए आपको मिलते ही हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी 4th सेमेस्टर के लिए और ऑल ब्रांच के लिए, जितने भी ब्रांचेस हैं जिसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ाया जाता है। 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर सभी का सिलेबस जो है सेम है। तो इस बार 4th सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज को ध्यान से देखिएगा कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, वातावरण की संरचना और पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए। वातावरण की संरचना और पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब यह है कि जो वातावरण है उसकी संरचना को और पारिस्थितिक तंत्र को, जो पारिस्थितिकी है उसको परिभाषित करना है। पारिस्थितिकी होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो ये टर्म आपको पढ़नी होंगी जो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे, आपको जो है बस तैयार करने बाकी रहेंगे। तो ये जो आपको वीडियो देखने को मिल रही है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चंस का समावेश हमने यहाँ पर लिया है और आने वाले सभी क्वेश्चन जो भी आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, जल प्रदूषण के बचाव तथा रोकथाम संबंधी नियम 1974 की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो नियम बने थे 1974 में उनकी आपको व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन रूल्स 1974। ठीक है, यानी कि 1974 में जो जल प्रदूषण के बचाव के रोकथाम के लिए जो नियम बने थे उन वे क्या क्या थे उनको आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। यानी कि 3 भाग हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्रीन बिल्डिंग्स है। तो मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर 3 टॉपिक दिए हुए हैं, इन 2 टॉपिक पर कोई से भी आपको जो टॉपिक आते हों उन 2 टॉपिक पर आपको जो है टिप्पणी लिखनी है, व्याख्या करनी है। तो इन 2 पर आपको व्याख्या करने को दी जाएगी, आपके जो है 5-10 नंबर आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब ये है कि वायु प्रदूषण जब होता है तो मानव जो मतलब मनुष्य है उनके स्वास्थ्य पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बातें आपको यहाँ पर बतानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के विशिष्ट क्षेत्र क्या है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के विशिष्ट क्षेत्र क्या है। इंग्लिश में है, व्हाट आर द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC और देखिए लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि भारत सरकार द्वारा जो शुरू किए गए जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्य योजना है उसके विशिष्ट क्षेत्र क्या क्या हैं जो लॉन्च किए गए थे उनको आपको यहाँ पर बताना है, किसके तहत, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD को परिभाषित कीजिए और BOD जल प्रदूषण को कैसे निर्धारित करता है। यानी कि BOD को सबसे पहले हमें क्या करना है, परिभाषित कर देना, परिभाषा लिख देनी है उसकी, जो भी उसका कंसेप्ट है, और यह जल प्रदूषण को कैसे निर्धारित करता है, कैसे जल प्रदूषण बताता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। डिफाइन BOD, हाउ डज BOD डिटरमाइन द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये फिर से देखिए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है इसलिए ये 2 बार यहाँ पर टाइप हो गया। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, क्यों भिगोना यानी कि सॉइलिंग और संक्षारण वायु प्रदूषण की छिपी हुई लागत है, समझाइए। यानी कि वाई सॉइलिंग एंड कोरोजन आर हिडन कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एक्सप्लेन करना है। यानी कि हमें बताना है कि सॉइलिंग और जो कोरोजन है वह वायु प्रदूषण की
छिपी हुई लागत है, लेकिन इसको समझाना है, ठीक है, अपने शब्दों में समझाना है, अपनी भाषा में समझाना है, तो आपको यहाँ पर इसके बारे में लिख देना है और आपको जो है फुल नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संदूषक मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है। हाउ डू इंडिविजुअल कंटेमिनेंट्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, हाउ डू इंडिविजुअल कंटेमिनेंट्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, व्यक्तिगत संदूषक मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपको यहाँ पर डिटेल में समझाना होगा। अब नेक्स्ट है ई अपशिष्ट प्रदूषण स्पष्ट करें। ई अपशिष्ट प्रदूषण क्या है, इसको आपको बताना है। टिप्पणी कह दो या फिर व्याख्या कह दो या स्पष्ट करने को कहे तो आपको जो है उसको परिभाषित कर देना है, समझा देना है। ई वेस्ट पॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है, तो ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट है किस स्तर का शोर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, किस स्तर का शोर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, और भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर या फिर ध्वनि दाब स्तर किस सीमा तक स्वीकार्य है। तो व्हाट लेवल ऑफ नॉइज इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन, व्हाट इज एक्सेप्टेबल नॉइज पॉल्यूशन लेवल और साउंड प्रेशर लेवल इन इंडिया, किस स्तर पर शोर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है और भारत में ध्वनि प्रदूषण का और जो ध्वनि दाब स्तर है उसकी सीमा कहां तक स्वीकार्य है, कहां तक मान्य है, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए नेक्स्ट है हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को एक छत्र यानी कि अम्ब्रेला टाइप अधिनियम के रूप में क्यों संदर्भित करते हैं। वाई डू वी रेफर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एज एन अम्ब्रेला एक्ट, मतलब जो 1986 में एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था तो वह अम्ब्रेला अधिनियम के रूप में क्यों देखा जाता है, उसको अम्ब्रेला अधिनियम क्यों कहा जाता है, क्यों उसको जो है इस तरीके से देखते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ओजोन के क्रमिक ह्रास के प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख ह्रास के प्रमुख कारण क्या है, यानी कि ओजोन के क्षय होने के जो कारण है, यानी कि जो नष्ट हो रही है उसके जो कारण है, किस कारण नष्ट हो रही है उसके कारण आपको बता देने हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, यानी कि जो उसके लेयर में ह्रास हो रहा है, वो लेयर पतली होती जा रही है, उसके क्या कारण हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है क्या रिसाइकलिंग वास्तव में पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, क्या रिसाइकलिंग वास्तव में पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, ये आपको बताना है। इज रिसाइकलिंग ट्रूली बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट, मतलब क्या रिसाइकिल जो है वह पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, ये आपको बताना है। अगर है तो कैसे और नहीं है तो क्यों, तो ये आपको आपके सामने प्रश्न है, ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन आप देखेंगे कि कौन सी गैसें अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं, कौन सी गैसें अम्ल वर्षा का कारण बनती है और अम्लीय वर्षा एक परेशानी है तो क्यों, ठीक है, ये आपके सामने एक सवाल है कि कौन सी गैसें हैं जो अम्ल वर्षा का कारण बनती है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा एक परेशानी है तो वो क्यों है, क्यों किस बात की परेशानी है जो अम्लीय वर्षा से होती है, ठीक है। व्हाट आर द गैसेस दैट कॉज एसिड रेन और व्हाई इज एसिड रेन ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इकोलॉजी तथा इकोसिस्टम को परिभाषित कीजिए। इकोलॉजी तथा इकोसिस्टम की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। 2019 और 20 में सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको जरा ध्यान से देखिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपको जो है दोनों ईयर में मिल जाएगा और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 19 में और 20 में दोनों में देखने को मिले हैं, तो आपकी बारी क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं और आपको जो है इतने क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे कि आपकी बैक आना बिल्कुल असंभव हो जाएगी, यानी कि आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इतना तो आप कर ही पाओगे कि 50 में से 30 नंबर से यानी कि 30+ नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर बार का यही पैटर्न है, ठीक है। डिफाइन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम दोनों को यहाँ पर परिभाषित कर देना है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों को, मतलब ऊर्जा स्रोतों को बताइएगा या ऊर्जा स्रोतों की व्याख्या कीजिए या उनका विवरण दीजिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों की व्याख्या कीजिए। रिसोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल स्रोत हैं उनको आपको बताना है कि वह कौन कौन से हैं और कैसे वह काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रोटेक्शन
यानी कि बचाव एक्ट 1986 की व्याख्या कीजिए। देखिए फिर से क्वेश्चन है 1986 एक्ट, ये काफी बार आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी छोड़ना मत। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए गए हैं सभी क्वेश्चन को याद करके जाना, आप जो है 100% इस पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसको जो है एक्सप्लेन करना है। अब देखिएगा वायु प्रदूषण की परिभाषा दीजिए तथा इसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पति और जानवरों पर कैसे पड़ता है। देखिए पहले था कि मनुष्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का, लेकिन अब क्या है, अब वनस्पति और जानवरों पर भी इसका प्रभाव कैसे पड़ता है वो भी हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो डिफाइन एयर पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट हो जाएगा जल प्रदूषण के जो कारण है, जल प्रदूषण के जो मतलब ओजोन तथा जल प्रदूषण से बचाव। ठीक है, ये यहाँ पर स्रोत है, जल प्रदूषण के स्रोत तथा जल प्रदूषण के बचाव बताइए। ठीक है, यानी कि कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं वे बताने हैं, जल प्रदूषण के बचाव ये बताने हैं। ठीक है, यानी कि पहले जल प्रदूषण किस कारण से होता है ये आपको बता देना होगा, फिर बाद में जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे जल प्रदूषण हो रहा है ये आपको बताना होगा, फिर जल प्रदूषण के बचाव क्या क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जल शुद्धिकरण ट्रीटमेंट की विधि को बताइएगा। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। वाटर, देखिए ये वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट यानी कि जल शुद्धिकरण की विधि को बताइएगा। तो जल शुद्धिकरण की विधि क्या है, कैसे हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, तो ये हमको बताना होगा। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के ठोस अद्रव्य पदार्थों को बताइए तथा मनुष्य एवं जानवरों पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो ठोस अद्रव्य पदार्थ हैं उनको आपको बताना है, उनके नाम लिखना है, उनके बारे में बता देना है। ठीक है, तथा मनुष्य एवं जानवरों पर इसके प्रभाव की क्या व्याख्या है, जो मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको बताना है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। एक तरीके से आपको जो है उसको परिभाषित कर देना है और यही आपकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनिमल एंड ह्यूमंस। अब देखिए नेक्स्ट है बीओडी तथा सीओडी में अंतर बताइए। बीओडी तथा सीओडी में अंतर बताइए। डिफरेंट बिटवीन बीओडी एंड सीओडी, तो ये आपको अंतर बताना है, डिफरेंस बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण की व्याख्या कीजिए और मनुष्य पर इसके प्रभाव को बताइए। देखिए ध्वनि प्रदूषण पहले था, जल प्रदूषण की, देखिए जल प्रदूषण की व्याख्या और जो ह्यूमन पर इसका इफेक्ट है वो बता देना है। फिर ध्वनि प्रदूषण की व्याख्या और मनुष्य पर इसके इफेक्ट बताना है। और तीसरा आ जाएगा वायु प्रदूषण, यानी कि जल, वायु और ध्वनि तीनों प्रदूषण से मनुष्य पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना होगा, याद करना होगा। ठीक है, तो देखिए तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर व्हाट इज द नॉइज पोल्यूशन, या फिर व्हाट इज द एयर पोल्यूशन, व्हाट इज द वाटर पोल्यूशन, इस तरीके से आ सकता है। और डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन, यानी कि इनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं जो ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट पड़ते हैं, जो ह्यूमन लाइफ इससे इफेक्टिव बन जाती है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक इन क्वेश्चनों के साथ। और ये क्वेश्चन आपके जो है आप एग्जाम में 100% आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को यदि आप तैयार करके जाएंगे तो 30+ मार्क्स आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और आई होप कि हम कोशिश करेंगे उसके साथ सॉल्यूशन भी आ जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।